बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम देखने जा रहे हैं इसी पुस्तक का चौथा पाठ जिसका शीर्षक है युगों का दौर। इस पाठ में जैसा कि आपको पता है बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं। उनमें से जो आज शीर्षक हम पढ़ेंगे वो है प्रगति बनाम सुरक्षा, और ये शीर्षक इस पाठ का चौथा भाग होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये शीर्षक। तो जैसा कि आप जानते हैं आज जो शीर्षक हम ले रहे हैं वो है प्रगति बनाम सुरक्षा। इसके अंतर्गत सबसे पहला बिंदु जो है वो इस तरह से है, भारतीय सभ्यता का मूल आधार। अब यहाँ पर हमारे भारतीय सभ्यता जो इतनी पुरानी मानी जाती है उसका मूल आधार क्या है, क्यों ये आज तक इतनी मजबूत बनी हुई है और इसका आखिर मूल आधार क्या है। पहला है समाज में स्थिरता और सुरक्षा की भावना। तो यहाँ पर अगर ये पहला बिंदु देखा जाए तो इससे यही पता चलता है कि हमारा जो भारतीय समाज था वो स्थिर था, उसमें बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन हम नहीं देख रहे थे। दूसरी बात है कि सुरक्षा की भावना। भारतीय समाज की व्यवस्था इस तरह की थी कि यहाँ पर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, एक सुरक्षित माहौल में लोग अपना जीवन जी रहे थे, और यही कारण था कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसका भी पालन लोग करते थे। आगे है भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यताओं से ज्यादा सफल। ऐसा माना जाता है कि अगर पश्चिमी देशों की सभ्यता से अगर भारतीय सभ्यता की तुलना की जाए तो हमारी सभ्यता कहीं ज्यादा सफल मानी जाएगी। आगे है समाज वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित। इसका मूल कारण यह था कि हमारा जो समाज है वो वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था, और दूसरी चीज यह थी कि संयुक्त परिवार यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ पर समाज जो है अलग अलग वर्णों में बटा हुआ था, सभी को अपने कर्तव्य अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था, कोई भी किसी दूसरे के कामों में किसी दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता था। और दूसरा था संयुक्त परिवार। लोग जो थे मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे, किसी भी कठिनाई में वो एक दूसरे का साथ देते थे और उस परेशानी से निकलने का उपाय खोजते थे। तो ये सबसे बड़ी चीज थी हमारे भारतीय समाज को इतना मजबूत बनाए रखने के लिए। आगे है यह व्यवस्था अच्छे बुरे का भेद मिटाकर सबको एक स्तर पर लाती थी। हमारी जो सभ्यता थी ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर अच्छे और बुरे का जो भेद था उसे मिटा दिया जाता था, और साथ में ऐसी सभ्यता हमारी थी कि सबको एक स्तर पर सबके जो कर्तव्य हैं, सबकी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने अपने धर्मों को मानते हुए वो अपनी कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पूरा करते थे। और अच्छे बुरे जो नियम होते थे, राज्य या देश के जो नियम होते थे वो सभी के लिए बराबर होते थे, चाहे वो किसी उच्च वर्ण से संबंध रखता हो चाहे वो किसी निम्न वर्ण से संबंध रखता हो। तो यहाँ पर अगर कोई नियम है तो वो सब पर एक जैसा लागू होता था। तो ये जो चीज थी वो समाज में सबको एक साथ बांधे रखने में बहुत ही ज्यादा कारागार थी। आगे है इस प्रकार की व्यवस्था में व्यक्तिवाद की भूमिका बहुत कम हो जाती है। और यहाँ पर व्यक्तिवाद का मतलब है किसी एक व्यक्ति विशेष की बात करना। यहाँ पर किसी एक, हमारा समाज इस तरह का समाज है जिसमें कि किसी एक व्यक्ति से संबंधित कोई बात नहीं होती, बल्कि पूरे समाज के बारे में बात होती है। अगर प्रगति की बात है, विकास की बात है, तो पूरा समाज यदि विकास करेगा तभी हर एक व्यक्ति का विकास होगा। इस तरह की मानसिकता के साथ हमारा जो भारतीय समाज है या हमारा जो भारतीय सभ्यता है वो हमेशा चलती आई है। इसीलिए यह माना जाता है कि भारतीय सभ्यता जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं सोचती बल्कि पूरे समाज के बारे में सोचती है, और यही चीज उसे इतना मजबूत आधार प्रदान करती है। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया भारतीय सभ्यता के बारे में। भारत के बारे में दिलचस्प बातें। अब यहाँ पर कुछ ऐसी दिलचस्प बातें, कुछ ऐसी अच्छी बातें बताई जा रही हैं भारत के बारे में, जो कि हम इन बिंदुओं के अंतर्गत समझेंगे। सबसे पहला है भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी। अगर हम भारतीय दर्शन को देखें, भारतीय दर्शन मतलब शुरू से जो हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी परंपराएं हैं, समाज में रहने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, उन्हें अगर हम देखें तो वो अत्यधिक व्यक्तिवादी लगते हैं। व्यक्तिवादी मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में सोचकर वो नियम कानून बनाए गए थे। इसके बाद है व्यक्ति विशेष के विकास पर अत्यधिक जोर दिया गया है। यहाँ पर हमारा जो दर्शन है, हमारे जो रीति रिवाज है, उसमें यह बताया गया है किसी एक व्यक्ति विशेष के विकास को ही ध्यान में रखकर हमें कार्य करना है।
भारत का सामाजिक ढांचा। लेकिन समय के साथ जो आज हम अगर भारत का जो सामाजिक ढांचा है या समाज को हम देखते हैं तो वो हमें कैसा नजर आता है? सामुदायिक था। व्यक्ति विशेष पर जरूर बल दिया गया था, लेकिन फिर भी व्यक्तियों को समाज का एक हिस्सा माना जाता था और ये जो था वो काफी सामुदायिक था। समुदाय में रहने की जो बात थी वो हमेशा कही जाती थी। यदि हमें ताकतवर रहना है, हमें सुरक्षित रहना है, तो हमें समुदाय में रहने का जो है वो पालन जरूर करना चाहिए। आगे है सामाजिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन। प्राचीन काल के भारत को देखा जाए तो वहां पर जो समाज में बनाए हुए जो रीति रिवाज थे, इनका कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी जाती थी। इन्हें तोड़ने वाले को सजा मिलती थी और या तो कभी कभी उसे समाज से बाहर भी निकाल दिया जाता था। तो यहाँ पर समाज था वो अपने रीति रिवाजों के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील था, बहुत ही ज्यादा सतर्क था। आगे है रीति रिवाजों में लचीलापन। तो यहाँ पर देखते ही देखते बहुत सारे बदलाव हमें समाज में देखने को मिलने लगे और उनमें यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव था कि जो रीति रिवाज थे उनमें लचीलापन भी देखा जा सकता था। लचीलापन का मतलब होता है फ्लेक्सिबल होना, जरूरत के हिसाब से अपने आप को बदल लेना। तो इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं? सामाजिक नियम व कानून में सख्ती नहीं। अब ऐसा हो गया था कि जो समाज में जो नियम कानून बनाए गए थे वो बिल्कुल सख्त नहीं थे। सख्त मतलब रिजिड नहीं थे। ये नहीं था कि जो एक नियम कानून बन गए हैं वो हजारों वर्षों तक हमें उन्हीं नियम कानूनों का पालन करना पड़े। आगे है रीति रिवाजों में लचीलापन। कभी कभी इस तरह के रीति रिवाज होते थे जिनका की कोई महत्व नहीं होता था या वो हमारे समाज के विकास में कोई भी योगदान उनका नहीं होता था। तो ऐसे रीति रिवाजों को बदल देने की भी रीत शुरू हो गई थी। लोग उन्हें बदलने में भी बिल्कुल नहीं हिचकिचा रहे थे। नए समुदाय अपने अलग रीति रिवाज के साथ भी समाज के अंग बने रहे। जैसा कि हमें पता है हमारा जो भारत था उसमें वर्ण व्यवस्था लागू कर दी गई थी और यहाँ पर इस चीज की भी छूट दी गई थी कि अलग अलग जो समुदाय हैं वो अपने तरीके से अपने अपने रीति रिवाज को अपना सकते हैं, उसे मान सकते हैं और इन अलग अलग रीति रिवाजों को मानने के बाद भी वो समाज के अंग बने रह सकते हैं। ऐसा नहीं था कि उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता था। वो अपने रीति रिवाज मानने के बाद भी इस समाज का ही एक हिस्सा माने जाते थे। तो इस तरह से समय के साथ बहुत सारे बदलाव हमारे भारतवर्ष में आए। पहले की तरह बहुत ही सख्त और इस तरह के कड़े कानून नहीं थे। धीरे धीरे रीति रिवाजों में हमें लचीलापन नजर आने लगा। आखिरी है इसी विशेषता के कारण विदेशी लोग यहाँ बस गए और ये जो रीति रिवाजों में लचीलापन और बहुत सारी चीजों में जो छूट दी जाने लगी उसका ही परिणाम था कि जो विदेशी लोग थे वो धीरे धीरे यहाँ आए। यहाँ के रीति रिवाजों, संस्कारों, यहाँ की संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि वो यहीं के होकर रह गए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें यह बताता है कि प्राचीन भारत में किस तरह का हमारा भारतीय समाज था और धीरे धीरे समय के साथ किस तरह से उसमें लचीलापन आ गया। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया इस शीर्षक के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगला बिंदु है भारत के पूर्ण समन्वय का गुण। यहाँ पर भारत में एक ऐसा भी गुण देखा जाता है कि चाहे वो लोग बाहर से आए हों या हमारे अपने लोग हों, सभी को वो अपने में समा लेती है, सभी को वो अपने में मिला लेती है। तो ये जो गुण था इसी का परिणाम था कि समय समय पर जो लोग बाहर से हमारे देश में आए वो घुल मिलकर हमारे लोगों के साथ यहीं पर वो बस गए और यहीं पर वो रहने लगे। या ऐसे कौन से लोग थे जो कि यहीं के होकर रह गए? आइए देखते हैं। केवल विदेशी तत्वों का ही समन्वय नहीं। यहाँ पर जैसा कि हम बार बार बात करते हैं कि विदेशी लोग आए और यहाँ पर आकर के यहीं के होकर वो रह गए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ विदेशी तत्वों का समन्वय या सिर्फ विदेशी तत्वों को ही अपने में भारत ने नहीं मिलाया, बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि भारत में आकर मिल गई। वो कौन सी चीजें थी? व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन। यहाँ पर जो बाहर से जो विदेशी लोग हमारे देश में आते थे उनका जो जीवन होता था, जीवन जीने का जो तरीका होता था या उनका जो व्यवहार होता था वो भी अलग होता था, हम लोगों से अलग होता था। लेकिन यहाँ पर सभी चीजों को एक साथ लेते हुए भारत ने इन्हें अपने आप में मिला लिया। आगे है मनुष्य और प्रकृति के बीच समन्वय। यहाँ पर सिर्फ व्यक्तियों की बात ही नहीं हो रही है, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में भी जो समन्वय है वो भारत में देखा जा सकता है। आगे है विविधता में एकता की मुहर लगाई। यहाँ पर
आज भी हम जैसा कि बोलते हैं भारत के लिए, भारत एक विविधता में एकता का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर जो विदेशी लोग बाहर से आए वो अपना धर्म, अपने रीति रिवाज साथ लेकर आए, लेकिन हमने उन्हें हर तरीके से अपना लिया। और यही चीज जो है भारत में विविधता लाती है, लेकिन फिर भी इतने अलग होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने उन्हें मन से अपनाया, यहाँ पर उन्हें स्थान दिया गया और आसानी से वो यहाँ पर अपने आप को उन्होंने हमारी संस्कृति के अनुरूप, हमारे धर्म के अनुरूप उन्होंने अपने आप को ढाला और वो यहीं के होकर रहे। तो यहाँ पर भारत में एक ऐसा गुण है जो कि अलग अलग लोगों को भी उसने एक कर दिया और एकता के साथ आज वो यहाँ पर रह रहे हैं। आगे है, समन्वय के इसी गुण ने भारतीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया। और हमारी जो संस्कृति की हम बात करते हैं, ये मिली जुली संस्कृति है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में जो चीजें थी वो आज भी हम उन्हें उसी रूप में देख रहे हैं। तो आज की जो भारतीय संस्कृति है वो इसी समन्वय का नतीजा है, इसी समन्वय का परिणाम है। क्योंकि जो विदेशी लोग हमारे देश में आते थे वो भी अपने साथ अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज लेकर आते थे और जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारी संस्कृति पर भी पड़ा। आइए आगे देखते हैं, गांव की मजबूत नींव। अब यहाँ पर भारतीय ग्रामीण जो इलाका था, ग्रामीण लोग जो थे, उनके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। और गांव की जो नींव होती थी, उनका जो फाउंडेशन होता था वो काफी मजबूत उसे बताया गया। गांव की जो संस्कृति थी, गांव का जो शासन था, उसे कोई भी प्रभावित नहीं कर पाया था। इसका क्या कारण था? राजनीतिक ढांचे का मूल। ऐसा माना जाता था कि किसी भी राज्य का जो राजनीतिक ढांचा है उसका जो आधार है वो गांव ही होता है। क्योंकि गांव में जो किसान थे वो फसलें पैदा करते थे, वो फसलें उगाते थे और एक बहुत बड़ी राशि जो थी वो कर के रूप में राजा को देते थे। जिस राज्य का गांव जितना अधिक फल फूल रहा था, उस राज्य को राजनीतिक और आर्थिक रूप से उतना ज्यादा उस राज्य को मजबूत माना जाता था। तो यहाँ पर राजनीतिक ढांचे का जो मूल था, आधार था, वो गांवों को माना जाता था। दूसरा है स्वशासी ग्राम व्यवस्था। स्वशासी का मतलब है स्वयं द्वारा शासित, जहां पर कि उनका अपना राजपाट चले, उनका अपना नियम कानून लागू हो, उसमें वो किसी का भी दखल होने नहीं देते थे। आगे है, राजा आते जाते रहे। यहाँ पर राजा आते जाते रहे का मतलब है शासन बदलते रहे। मतलब कि जो पुराने शासक थे वो चले गए और उसके बदले नए शासक आते रहे, लेकिन इनका जो असर है, इनका जो प्रभाव है, ग्राम व्यवस्था की नींव कायम रखी। इनका जो असर है, शासकों के बदलने का जो असर है, वो कभी भी गांवों पर नहीं पड़ा। उनकी नींव मजबूत थी और उसी तरह से वो कायम रही। इनका कोई असर, शासकों के बदलने का, राजाओं के बदलने का कोई असर वहां की गांव की जनता या गांव के लोगों पर कभी भी नहीं पड़ता था। तो इस तरह से बोला जा सकता है कि पहले के जमाने में जो गांव की जो व्यवस्था थी वो काफी मजबूत हुआ करती थी। आइए आगे देखते हैं। आगे का बिंदु है बाहरी लोगों का ग्राम व्यवस्था पर प्रभाव। तो यहाँ पर जिस भी राज्य के अंदर जो भी गांव आते थे, वहां उस राज्य के जो राजा थे उनका प्रभाव वहां पर बिल्कुल नहीं पड़ता था, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। लेकिन बाहरी लोग, यहाँ पर बाहरी लोग का अर्थ है विदेशी लोग, जो विदेशी जातियां हमारे देश में घुस आई थी आक्रमणकारी के रूप में और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करके वो रह रही थी, उन लोगों का ग्राम व्यवस्था, गांव की व्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा था। आइए देखते हैं। ग्राम व्यवस्था में केवल सतही हलचल पैदा कर पाते थे। सतही मतलब ऊपरी हलचल, थोड़ा बहुत वहां पर इनका प्रभाव पड़ता था। ऐसा नहीं था कि इसकी पूरी नींव हिल जाती या इसके पूरे नियम जो हैं वो चरमरा जाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। जो नए शासक आते थे या जो बाहरी लोग आते थे, विदेशी लोग शासक बनकर के आते थे, थोड़े समय के लिए वो यहाँ पर गांव को प्रभावित करते थे, लेकिन पूरी तरह से वो यहाँ की व्यवस्था को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाते थे। आगे है, कोई शासक गांव के लोगों के जीवन में अधिकारों में दखल नहीं देता। यहाँ पर चाहे वो शासक यहाँ पर अपने देश के शासक हों या विदेशियों द्वारा साम्राज्य स्थापित किया गया हो, वहां के जो नए राजा हुआ करते थे वो कभी भी गांव के लोगों के जीवन और उनके अधिकारों में बिल्कुल भी दखल नहीं देते थे। आगे है, राज सत्ता देखने में निरंकुश लगती थी। निरंकुश मतलब जिस पर कोई बंधन ना हो, जिस पे कोई अंकुश ना हो। ऐसा लगता था कि जो भी राजा है, जो भी राजा यहाँ पर राज कर रहे हैं,
उन पर कोई भी किसी तरह का बंधन नहीं लगा सकता। ऊपर से देखने में ऐसा लगता था कि राजा जो है वो अपने नियम कानून बनाते हैं, वो अपने हिसाब से राजपाट चला रहे हैं और वो बिल्कुल किसी के बंधन में नहीं है, ऐसा देखने में नजर आता था। लेकिन असलियत में क्या था, वह भी रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से नियंत्रित थी। लेकिन जो राजा थे वो भी अपने रीति रिवाजों से, जो भी रीति रिवाज चले आ रहे थे उनसे वो बंधे हुए थे और साथ ही साथ वैधानिक बंधनों से नियंत्रित थे। जो भी शुरुआत से जो नियम कानून, हमारी संस्कृति जो चली आ रही है, उन सभी का पालन करते हुए ही उन्हें शासन व्यवस्था चलानी होती थी। ऐसा नहीं था कि वो राजा थे तो वो अपनी मर्जी से जो कुछ हो या जो भी नियम कानून है उन्हें तोड़ सकते थे और अपने हिसाब से सत्ता चला सकते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देखने में तो वो बिल्कुल निरंकुश लगते थे, किसी बंधन को न भी माने तभी भी उन्हें कोई कुछ टोक नहीं सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन वो भी एक रीति रिवाज से बंधे हुए थे और साथ में जो विधान द्वारा या जो नियम कानून वहां पे बनाए गए थे, उन नियम कानूनों का पालन करना उनके लिए भी बहुत ही आवश्यक था। आगे है, ग्रामीण ढांचा सदा मजबूत रहा। लेकिन ये सारी चीजें होने के बाद भी जो ग्रामीण ढांचा था, जो हमारे गांव थे, वो हमेशा से मजबूत रहा। उस पर इन सारी चीजों का कोई असर नहीं पड़ता था। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया है इसमें। भारतवर्ष की उदारता। उदारता का मतलब होता है जिसका हृदय बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर उदारता ऐसा क्यों बोला गया है कि भारतवर्ष जो है वो बहुत ही उदार प्रवृत्ति का देश है, मतलब वो सभी को अपने आप में समा लेने वाला देश है, उसका हृदय बहुत बड़ा है। ऐसी बातें भारतवर्ष के बारे में क्यों कही गई हैं, हम इन बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। लचीली संस्कृति। सबसे पहले, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, वो समय के साथ परिस्थितियों के अनुसार लोग उन्हें बदल देते थे। तो इसीलिए यहाँ की जो संस्कृति है वो काफी लचीली है। बाहरी तत्वों को अपने में ले लिया। तो यहाँ पर काफी आसानी से जो बाहरी तत्व थे, जो विदेशी लोग थे, वो हमारे देश में आए, यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए और उन्होंने हमारे देश को अपना देश बना लिया और बहुत आसानी से हमारे देश के लोगों में वो घुल मिलकर यहाँ पर रहने लगे। तो ये चीजें यही बताती हैं कि हमारी संस्कृति जो है वो काफी लचीली है। कोई भी आकर के यहाँ पर समा जाता है और अपना होकर वो यहाँ पर रह जाता है। आगे है, बाहरी तत्वों ने भारत को कुछ दिया। यहाँ पर बाहरी जो लोग आते थे, विदेशी जो लोग आते थे, वो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपना रहन सहन, अपना व्यवहार, सब कुछ वो साथ लाते थे। तो यहाँ पर जो बाहरी तत्व थे उन्होंने भी भारत को बहुत सारी चीजें दी। अपनी जो कला थी, अपनी जो संस्कृति थी, जो अच्छी बातें थी, वो भी हम लोगों ने उनसे ली और साथ ही साथ भारत से बहुत कुछ लिया। लेकिन जितना कुछ उन्होंने भारत को दिया उससे कहीं ज्यादा भारत ने उन्हें दिया। उन्होंने एक बहुत बड़े क्षेत्र में अपना साम्राज्य फैलाया और यहाँ पर वो कई 100 सालों तक उन्होंने राज किया। तो इस तरह से यह कहा जा सकता है कि भारत ने उन्हें बहुत कुछ दिया। इसके बाद है, बाहरी तत्व यदि अलग थलग रहे। तो यहाँ पर अगर जो बाहरी तत्व थे वो यहाँ पर आकर के उन्होंने राजपाट अपना फैलाया, अपना शासन फैलाया, अपना साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया, लेकिन वो कभी भी भारतीय लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रहे। तो इसका क्या परिणाम निकला? इसका 2 परिणाम बताया जा रहा है। पहला तो ये था कि या तो वे नष्ट हो गए, या तो उनका अस्तित्व खत्म हो गया, थोड़े समय के बाद उनका साम्राज्य समाप्त हो गया, या तो उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना लिया कि उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया। यहाँ के लोगों के साथ वो मिलजुल कर नहीं रहे और साथ ही साथ इस देश में रहने के बावजूद, यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने के बाद भी उन्होंने इसी देश को, भारत देश को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ पर भारतवर्ष की उदारता के बारे में ये सारी बातें बताई गई हैं। तो बच्चों, आशा है पाठ 4 युगों का दौर के अंतर्गत जो शीर्षक है प्रगति बनाम सुरक्षा, इसका भावार्थ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इस पाठ के अन्य शीर्षकों का भावार्थ भी हम आने वाले समय में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।